रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ पयोधी शशि। वक्त हो गया है इस वक्त की बड़ी बहस का। जम्मू कश्मीर में आतंकियों के हमदर्दों का दर्द एक बार फिर सामने आया है। ये दर्द छलका है सुरक्षा बलों को एक ऐसे प्लान के खिलाफ जिसके लागू हो जाने के बाद जम्मू कश्मीर में आतंकियों के जनाजे पर कोई नेता अपनी राजनीति नहीं चमका सकेगा। सुरक्षा बलों के नए प्लान के मुताबिक अब आतंकी के जनाजे तक कोई नहीं पहुंच सकेगा। अब आतंकियों को उसी जगह पर दफन किया जाएगा जहां पर वो मुठभेड़ में मारे जाएंगे। आतंकियों के जनाजों के दौरान स्थानीय युवाओं को भड़काया जाता है और उन्हें आतंकी संगठनों में शामिल होने के लिए उकसाया जाता है। लेकिन सुरक्षा बलों के इस प्लान पर नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी को एतराज है। कोई नई बात नहीं। वैसे आपको बता दें कि आज कश्मीरी पंडितों के विस्थापन के 29 साल पूरे हुए हैं। इसीलिए बड़ी बहस में आज के सवाल आप सुनिए। जनाजे पर रोक तो हमदर्दों को आखिर दर्द क्यों होता है? आतंकियों का जनाजा इतना जरूरी क्यों है? आतंकियों के लिए हमदर्दों के आंसू आखिर बार बार क्यों निकल कर आते हैं? ना शव मिलेगा, ना जनाजा निकलेगा। आतंक के खिलाफ स्वच्छता अभियान पर आखिर इतना ऐतराज क्यों है? तो ये अहम सवाल है जो आज इस चर्चा में हम उठा रहे हैं। इन पर चर्चा करने की कोशिश करेंगे। मेहमान जो मेरे साथ जुड़ चुके हैं, पहले उनका परिचय मैं आपसे करवा देती हूं। मेरे साथ स्टूडियो में जयराम विप्लव है, बीजेपी से जुड़ गए हैं, और साथ ही ललित अंबरदार भी एक्टिविस्ट हैं और पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। दोनों मेहमान जुड़ चुके हैं और भी कई मेहमान जुड़ेंगे, तब मैं उनका परिचय आपसे कराऊंगी। अभी हमारे साथ और भी कोई जुड़ा है हमारे साथ। के सिन्हा भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मेजर जनरल रिटायर के सिन्हा डिफेंस एक्सपर्ट हैं। सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। तो इस वक्त हम आपको बता दें कि ये जो प्लान इस वक्त सेना बनाने की कोशिश कर रही है उसके लिए चुनौती होगी, क्योंकि खुद कुछ राजनीतिक पार्टियां इसका चुनावी लाभ उठाना चाहती हैं। तो सबसे पहला सवाल मेरा जयराम विप्लव आपसे होगा कि वैसे ही अब आपके खिलाफ सारा माहौल जम्मू कश्मीर में बन रहा है। आप सरकार जब से आपने समर्थन वापस लिया है, पूरा आपके खिलाफ माहौल है वहां पर। कैसे जो ये नीति बनाने की कोशिश हो रही है इसको अमली जामा पहनाया जाएगा? देखिए, मुझे बहुत ही दुख होता है। ये दुनिया में एकमात्र ऐसी जगह है जहां पर आतंकियों को भी जनाजा निकालने की वहां पर एक होड़ सी लगी हुई है। और ये सारा कुछ जो कुछ चल रहा है, ये कुछ राजनीतिक परिवार और कुछ राजनीतिक दलों के द्वारा डेमोक्रेसी, ह्यूमैनिटी और सेकुलरिज्म जैसे बड़े बड़े शब्दों की आड़ में ये सब किया जा रहा है। और देश और दुनिया इसको देख रही है, इसको कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और जो माहौल बनाने की आप बात कह रही हैं, माहौल बनाने की कोशिश तो हो रही है। इन्होंने पंचायती चुनाव का बहिष्कार भी किया, लेकिन कश्मीरियत ने जमहूरियत ला करके 70% से अधिक मतदान करके वहां की जनता ने इनको मुंहतोड़ जवाब दिया है। इनका डर यही है, क्योंकि लोकतंत्र में इनका विश्वास नहीं है। ये तो आतंक की खेती करने वाले आतंकवाद के प्रायोजक लोग हैं जो बार बार इस प्रकार की भाषा बोलते हैं। आप देखिए, महबूबा मुफ्ती जी ने क्या कहा कुछ दिनों पहले कि हमें सरकार को आतंकवादियों से भी बात करनी चाहिए, यानी जो गोली की भाषा में बात करें उससे हम जाकर के संवाद करें। दूसरी बयान क्या आता है, दूसरी तरफ उमर अब्दुल्ला कहते हैं ट्वीट करके सेना का मनोबल गिराने वाली बात करते हैं, और वो कहते हैं कि आतंकवादियों को गोली नहीं मारना चाहिए, आतंकवादियों को कैसे, ये तो मानवता की हत्या है। अरे उनकी मानवता तब कहां चली गई जब 1990 में लाखों कश्मीरी पंडितों को मार करके खदेड़ के भगा दिया गया। इसी पर मेरा सवाल है। अभी बीएसएफ की और सेना की एक मीटिंग हुई है लगभग 10 दिन पहले। उसमें इसी बात पर जिक्र हुआ कि 1990 में जो आतंकवाद ने दस्तक दी थी, क्या वैसा ही फिर से जो इंटेलिजेंस नेटवर्क है आतंकवाद का वो सक्रिय होता जा रहा है? मैं आपसे इसलिए कह रही हूं क्योंकि आपकी सरकार होते हुए भी आप लोगों ने कहा आपने तमाम तरह की चीजें आप कर रहे हैं, हम देख भी रहे हैं, नतीजे मिल भी रहे हैं। लेकिन इस मीटिंग में चिंता का विषय यह था कि अभी कैसे उन तमाम स्लीपर सेल्स को, इस नेटवर्क को ध्वस्त किया जाए, क्योंकि उतनी कामयाबी जो टारगेट में रखी थी वो नहीं मिली है। देखिए, इस सरकार की मंशा और जो हमारी स्थिति है आज कश्मीर में, उसको देखना चाहिए कि हमने कितना हासिल किया है। अभी बहुत बड़ा लक्ष्य है, आतंकवाद को खत्म करना कोई छोटी बात नहीं है। मैं बताना चाहता हूं, 2015 में
108 आतंकवादियों को इसी जम्मू कश्मीर में मारा गया। 2016 में 150 आतंकवादियों को, 2017 में 213 आतंकवादियों को और बीते साल 2018 में 250 आतंकवादियों को हमारे सुरक्षा बलों ने मार गिराया। क्यों? क्योंकि सरकार ने सुरक्षा बलों को न केवल उनका मनोबल बढ़ाया है बल्कि उनको संसाधनों से भी लैस किया है और उनके हाथ खोले हैं। एक और सीमा पार जाकर के हम सर्जिकल स्ट्राइक करके पाकिस्तान को जवाब दे रहे हैं, तो दूसरी ओर जो घुस आए लोग हैं और कुछ बरगलाए हुए लोग हैं, ठीक है, उनको भी मौत के घाट उतारा जा रहा है, क्योंकि हथियार की भाषा को हथियार की भाषा में ही जवाब दिया जाएगा। ललित अंबादार, आपको ये लगता है अभी जिसकी बात ये कर रहे हैं उस 1990 की जिस मीटिंग का जिक्र मैंने किया और जिस अब प्लान का जिक्र सुरक्षा बल कर रहे हैं, उतना आसान होगा इंप्लीमेंट करना? क्योंकि हमने हालात देखे हैं। आपने 19 जनवरी 1990 का जिक्र किया। आज 29 साल हो रहे हैं। कश्मीरी हिंदू जो आतंकवाद से प्रेरित कश्मीर जहाज से सरवाइव कर गए हैं कश्मीरी हिंदूज, वो पिछले 30वां साल शुरू हो गया एग्जाइल अपने ही देश के अंदर। तो क्या बदला उस 19 जनवरी की रात से? 1990 से लेकर आज तक कुछ भी नहीं बदला। हाँ, जो जैसे मैं बताना आपको चाहता हूं, विश्व भर में जहां पर भी जिहादी कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं उसके आधार पर कश्मीर जिहाद अपने बिल्कुल ठीक तरीके से प्रोग्रेस कर रहा है। प्रॉब्लम सिर्फ ये हो रही है कि हिंदुस्तान में दिल्ली के अंदर अभी इस बात का एहसास नहीं हो रहा कि वो उनके सामने किस प्रकार की चुनौती है। कश्मीर जिहाद किसी दूसरे अफगान जिहाद से कोई भिन्न नहीं है, सीरिया में जो जिहाद चल रहा है उससे भिन्न नहीं है, सोमालिया में जो जिहाद चल रहा है उससे भिन्न नहीं है, यमन और इराक में जो हो रहा है उससे भिन्न नहीं है। लेकिन दिल्ली में इसको अभी भी ये समझा जाता है शायद कहीं पॉलिटिकल प्रॉब्लम है। कश्मीर में जो मेन स्ट्रीम नेशनल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस और पीडीपी है वो तो इसको पॉलिटिकल इशू बना ही रहे हैं। लेकिन दिल्ली में भी मुझे समझ में नहीं आ रहा क्या वजह है। नरसिम्हा राव से लेके वाजपेयी से लेके नरेंद्र मोदी तक क्या कारण है कि दिल्ली के अंदर जो भी इस तख्त पे बैठता है, प्रधानमंत्री की कुर्सी पे बैठ जाता है, वो जवाहरलाल नेहरू बन जाता है कश्मीर और पाकिस्तान के संदर्भ में। जहां तक आतंकवाद में जो अभी आपने बताया कि आर्मी का रूल है, उन्होंने प्लान किया है कि उनको जनाजे नहीं निकालने दिए जाएंगे। मैं कहता हूं विश्व में कहीं पे भी जिहादियों को जिंदा गिरफ्तार भी नहीं किया जाता, क्योंकि जिंदा जिहादी इतना ही लाइबिलिटी है जितना वो मरा हुआ होता है। इसलिए क्या करते हैं वो लोग, उनको उड़ा देते हैं और किसी को पता नहीं चलता कि जिहादी कहां गया। उसामा बिन लादेन का क्या हुआ? विश्व का सबसे बड़ा खतरनाक जिहादी आतंकवादी, पता नहीं कहां पे किस समंदर के किस कोने में वो पड़ा हुआ है। यहां पर भी हिंदुस्तान के, मैं आपको ये बताना चाहता हूं, कई मौलाओं के संगठनों ने कई बरस पहले ये रेजोल्यूशन पास किए हुए हैं, जो भी आतंकवादी है उसको हम हिंदुस्तान की सरजमीन पे 1 इंच कब्र के लिए जमीन नहीं देंगे। और यहां पे, और इसमें एक खामी है जो मिलिट्री जो ये प्लान कर रहे हैं, जहां पे उनको मार दिया जाएगा वहीं पे उनको दफन किया जाएगा। मैं समझता हूं ये ज्यादा डेंजरस होगा। श्रीनगर कश्मीर के कोने कोने में मजार और वो उनके शहीदी मजार खड़े हो जाएंगे। मैं समझता हूं वो जो आतंकवादी जो मारा गया उसको वहां भेजिए जहां किसी को खबर नहीं हो, उसको जमीन और किसी रस्मों रिवाज की जरूरत नहीं है उसके लिए। नजमो साकिब इस वक्त फोन पर जुड़ गए हैं हमारे साथ, पीडीपी से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नजमो साकिब साहब, कुछ भी अगर सुरक्षा बल करे, बस विरोध करना है। अब तो कुछ भी वो प्लानिंग कर ले लेकिन विरोध करना है, हम विरोध करेंगे। देखिए, जनाजा जो है वो एक हमारा रिलीजियस राइट है, उसको रोकना ये एक बहुत बड़ी नादानी होगी। देखिए, इसकी गारंटी कौन दे सकता है कि अगर उन्होंने जनाजा बंद किया तो लोग पुलिस स्टेशन पे अटैक ना करे, आर्मी कैंप्स पे अटैक ना करे। उसामा बिन लादेन का जनाजा निकला था सर, उसामा बिन लादेन का जनाजा कहाँ निकला था? मुझे लगता है सुनिए वो किस प्रकार की धमकी दे रहे हैं, आर्मी कैंप्स पे अटैक हुए तो बहुत जाने हम गवा सकते हैं अगर आर्मी कैंप्स पे अटैक हुए। कि देखिए, आर्मी के पास गन होता है, उनके पास गोलियां, ये बंदूक होते हैं, उनके पास लाठियां नहीं। नजमो साकिब साहब, एक सवाल का जवाब दीजिए। हमारे जवान का सर काट कर वो लेकर जाएंगे और हम उसका इंतजार करेंगे कि कब उस जवान का सर आके परिवार को मिल जाए, और आप ये कह रहे हैं कि आतंकियों को उनके जनाजे का अधिकार है। सर प्लीज, देखिए, अगर हम सबसे पहले हमें देखना है कि लोग जनाजे पे, देखिए ये एक जनाजा जो है ये इवेंट है, ये फाइनल प्रोसेस है एक प्रोसीजर में। जनाजा इंसानों के लिए, वैश्यों के लिए नहीं। ये लोग आते क्यों है जनाजे पे? लिए सबसे पहले मसला तो वही है
ये देखिए एक एंगर अपना जताना चाहते हैं, ऐसे देख के आप लाते हैं सर। एक प्रॉब्लम है, एक पॉलिटिकल प्रॉब्लम है जो बार बार हम कह रहे हैं कि इसका कुछ सोल्यूशन निकालना है, और वो सोल्यूशन तब निकलेगा जब हम सोसाइटी में रिकॉन्सिलिएशन मेजर्स लेंगे। देखिए हमारे यहाँ पे आज डिमिलिटराइजेशन का कितना नारा, सब लोग बोल रहे हैं कि हमें डिमिलिटराइजेशन की जरूरत है, कि जम्मू एंड कश्मीर आज गैरिसन बन गया है। देखिए आज हमें ऐसी पॉलिटिकल प्रिजनर्स हमारे बंद है जेलों में। देखिए एंगर बहुत बड़ा है, आए दिन हमारे कानून चल रहे हैं, आए दिन हमारे नजमुल जी, मिस्टर पीडीपी कॉरेस्पॉन्डेंट, ये नेशनल टीवी हिंदुस्तान का है, पाकिस्तान का टेलीविजन नहीं है। सुनिए अपना काउंटर, सुनिए पीडीपी स्पोक्स पर्सन, ये हिंदुस्तान का नेशनल टेलीविजन है, पाकिस्तान का नहीं है। ये इस्लामाबाद और रावलपिंडी का रेलवे ये टेलीविजन स्टेशन नहीं है। आप यहाँ पे जहादियों की वकालत नहीं कर सकते। सुनिए, जो जहाद का समर्थन करता है वो कोलैबोरेटर माना जाता है दुनिया भर में। ये हिंदुस्तान की डेमोक्रेसी का क्या कहें कि आप जैसे लोग आजाद हैं, इसी डेमोक्रेटिक मीन्स को यूज कर रहे हैं हिंदुस्तान के खिलाफ। आप जैसे लोगों के सेडिशन के चार्जेस लगने चाहिए। सुनिए, जहादियों के साथ कोई समझौता नहीं होगा। नजमू साकिब साहब, आप जो कह रहे हैं, कहने से पहले एक बार भी आप सोच रहे हैं, आप जो कह रहे हैं कि लोग उसे सुन रहे होंगे। रहना सीख लीजिए। ये गांव रक्षक अली और बजरंगबली वाले जो है, अरे नजमू साकिब साहब, आप आतंकियों से किसी भी चीज को कंपेयर कर सकते हैं क्या इस देश में? आप कैसी बातें कर रहे हैं सर? आप किसी भी चीज को कंपेयर कर सकते हैं? गलत बात है। रिलीजियस इंटरफेरेंस में, रिलीजियस मैटर्स में इंटरफेरेंस करना, मतलब आप ये कह रहे हैं। इम्प्रूडेंट। सुनिए नजमू साकिब साहब, ठीक है, मैं आपके पास आऊंगी। एसके सिन्हा सर भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ठीक है, माफ कीजिएगा, के सिन्हा भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सर आपने सुना है, जरा आप जवाब देंगे इन्हें ये बताइए कि जहां पर ये बैठे हैं और जिस देश में बैठकर ये इतनी अच्छी बातें बोल रहे हैं अपने देश के लिए, वो देश की जनता ही है जो हर तरह से प्यार लुटाती है, उसके बावजूद भी इन लोगों का ये हाल है। देखिए, जो आप कह रही हैं मैं इनको समझाना चाहता हूं दो आयाम पर। एक आयाम है इनका मजहबी आयाम जो बोलते हैं। आपको मैं ये बताऊं, मजहब में, इनके मजहब में ये है, जब भी किसी का जनाजा निकलता है, जब उसको खाके सुपुर्द करते हैं, उनको 6 घंटे से ज्यादा आप नहीं रख सकते। बुरनवानी को 3 दिन उसके जनाजे को रखा, 20 बार नमाज पढ़ी गई और 2 लाख लोगों को और गन सैल्यूट दिया गया। और ये सिलसिला रुक नहीं रहा है। आर्मी का ये मानना है कि जब भी ऐसे मिलिटेंट मारे जाते हैं तो देश के दुश्मन है, उसको वहीं का वहीं, या उसकी जब उसका कोई ऐसा जनाजा नहीं होना चाहिए। हम रिस्पेक्ट करते हैं डेड बॉडी के, मगर ये क्या कहते हैं, ये उनको गन सैल्यूट देते हैं, उसको मार्टियर्स कहते हैं। एक देश का दुश्मन कैसे देश का मार्टियर्स है? और देखिए, ये इस्लाम के खिलाफ है कि आप जनाजे को, किसी के डेड बॉडीज को 6 घंटे से ज्यादा रखते हैं और उसके बाद एक बार से ज्यादा नमाज की रस्म को अदा करते हैं। और इनका पूरा का पूरा ये एक स्ट्रेटजी है जो पाकिस्तान से चलाता है, और ये लोग उस सर सेना के प्लान को आप कैसे देख रहे हैं? सेना के प्लान को इस पर भी साफ कीजिए प्लीज। जी हाँ, देखिए, सेना का प्लान आज का नहीं, ये हमारी मांग लास्ट 30 सालों से है। हम ये कहते हैं कि ये आपने जो ये चलाया है, ये एक सॉफ्ट स्टेट ही ऐसा काम करता है। एक सॉफ्ट स्टेट ही का ऐसा काम हो सकता है कि जब आप एक मिलिटेंट के शव को उसको वापस करके उसकी नुमाइश निकालते हैं और एक फैक्ट्री बनाते हैं कि मिलिटेंट और बनाया जाए, और वहां पर मिलिटेंट को आने देते हैं। ये आर्म मिलिटेंट हाथ एम्युनिशन हथियार के साथ आते हैं, जहां जनाजे की जब खाके सुपुर्द किया जाता है और नवाज की रस्म लाइन में लगते हैं, जैसे कि एक मिलिट्री के अंदर में रस्म है। ठीक है सर, मैं आऊंगी आपके पास। और ये फैक्ट्री का हिस्सा है। नजमू साकिब, पिछली साल आतंकी अल्ताफ डार मारा गया था, तो बकायदा आतंकियों ने अपने स्लीपर सेल को ही रिपोर्ट के हवाले से बता रही हूं मैं आपको, उसको डिनाय तो आप कर भी सकते हैं क्योंकि आप लोग कर देते हैं ऐसी बातों को डिनाय। स्लीपर सेल के हवाले से उन्हें यह कहा गया कि लेकर आओ लोगों को, जनाजे में भीड़ ज्यादा होनी चाहिए। यह भी हो रहा है कश्मीर में, इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, आप फिर से जो है कान उल्टी डायरेक्शन में खींच रहे हैं। आप
ये समझिए लोग जनाजों पे आ क्यों रहे हैं, इनको लेजिटिमेसी क्यों है इतनी? अरे जनाजे में लाया जाता है, अरे जनाब आप बाय फोर्स करके लाते हैं ये बात तो सुनिए, डंडों से पीटा गया है लोगों को। नजमो साकिब साहब डंडों से पीटा गया है, वीडियो भी सामने आया था, आपने देखा नहीं होगा। में बैठाती है, मैं वही कह रहा हूँ, ये पीडीपी नेशनल कॉन्फ्रेंस उसी वाइट मिलिटेंसी का हिस्सा है। अच्छा आप मुझे एक बात बताइए, आप मुझे एक बात बताइए, चीज है ये कोई एंड रिजल्ट नजमो साकिब रोकने से कोई मसला ललित नहीं है। सुनिए, एक एक करके बोलिएगा सर प्लीज, सब एक एक करके बोलेंगे। और नजमो साकिब एक मिनट 1 सेकंड, आप फोन पर जुड़े हैं साकिब साहब, आप फोन पर जुड़े हैं तो प्लीज आप भी चुप रहिएगा, सब ओवरलैप ना हो। सर मैं आपके पास भी आऊंगी, अभी ललित अंबरदार। देखिए ऐसा है, ये जो पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो स्टेटमेंट्स कश्मीर से आ रहे हैं, मुझे याद आ रहा है सन 47 से पहले जब जिन्ना ने डायरेक्ट एक्शन का ऐलान किया था, बंगाल में कत्लेआम हुआ था, उसके बाद केंद्र जो नेहरू एंड कांग्रेस थी वो इतनी कमजोर पड़ रही, इतनी डर गई, उन्होंने पार्टीशन के ऊपर हामी भर दी। वही सिलसिला यहां पे दोबारा रिपीट किया जा रहा कश्मीर में कि हम लोग आतंकवादियों को समर्थन देंगे, कत्ल होगा, मरते जाएंगे, मारे जाएंगे। यहां तक आज पीडीपी के वाले ने क्या बोला कि मिलिट्री के कैंप्स के ऊपर हमला होगा अगर आपने जनाजे रोक दिए। तो ये एक वही साजिश है, गजवाए हिंद की साजिश है। हंस के लिया था पाकिस्तान, लड़के लेंगे हिंदुस्तान, तो ये लड़के लेंगे कश्मीर, ये हालत हो रही है इनके यहाँ पे। लेकिन मुझे ये समझ नहीं आ रही है, अगर पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस श्रीनगर से ऐसे स्टेटमेंट्स दे रही है, हमारी दिल्ली क्या कर रही है? पहले तो सबसे पहले मैं अपील करूंगा इलेक्शन कमीशन से, पीडीपी का ऑफिशियल डॉक्यूमेंट वो पब्लिक डिस्कोर्स में आना चाहिए, पब्लिक डिस्कोर्स में है, आना चाहिए। उनका सबसे पहला मुद्दा ये है उस डॉक्यूमेंट का सेल्फ रूल में वो देखते हैं कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान इसी सवाल के साथ वापस आएंगे, एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं। लेकिन साकिब साहब आपको ये जानना बहुत जरूरी होगा कि हालांकि महबूबा मुफ्ती ये कहते हैं कि आतंकियों से यानी कि मिलिटेंट से बात करो, आपको ये भी मैं बता दूं सुरक्षा बलों ने पिछले साल 100 लोगों को वापस बुलाया है। तो सेना ने प्लान ये बनाया है कि आतंकियों के अब जो शव होंगे वो उनके परिवार वालों को ना सौंपे जाए, बल्कि जहां पर मुठभेड़ में वो मारे जाएंगे वहीं पर दफन किया जाए। लेकिन ये चैलेंज बहुत बड़ा है और इसी को समझने की हम कोशिश भी कर रहे हैं। लेकिन हमारे साथ जो पीडीपी के नेता जुड़े हैं, नजमो साकिब साहब, वो इसे धर्म से जोड़कर देख रहे हैं। के सिन्हा सर, जरा आप ये बताइए कि अब तो ये बच्चा भी जानता है सर कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता, और वो ये साकिब साहब ये कह रहे हैं कि इसमें आप हस्तक्षेप मत कीजिए। देखिए, पूरे विश्व में जिस तरह से आतंकवाद को, जो टेररिज्म के ऊपर और मिलिटेंसी के ऊपर में लड़ाइयां चलती हैं और उसके ऊपर कार्रवाइयां होती हैं, वो तो पूरे विश्व में जाहिर है उसका एक नियमन कानून है। या आप सीरिया देख लीजिए, यमन देख लीजिए, अफगानिस्तान देख लीजिए, पाकिस्तान देख लीजिए। पाकिस्तान में भी एक वहां की पाकिस्तान जो तालिबान है उसके ऊपर में भी जब कार्रवाइयां होती हैं तो कोई भी इस तरह की कार्रवाई नहीं होती है जो हमारे यहां हो रही है जी। और ये देखें, ये केवल 4 डिस्ट्रिक्ट बच गई है पूरे कश्मीर में, और हम उसको इतना बड़ा मुद्दा बना के बैठ गए हैं और ऐसा लगता है कि पूरा देश सीज हो चुका है। ये जम्मू एंड कश्मीर की जब बात होती है, 22 डिस्ट्रिक्ट के अंदर में 4 डिस्ट्रिक्ट के अंदर में सिपट के रह गई है। और किस तरह से लोग, चाहे वो पीडीपी है या नेशनल कॉन्फ्रेंस, ऐसा इसको प्रोजेक्ट करता है कि एक इतनी बड़ी समस्या है कि इसको सॉल्व ही नहीं कर सकते। और हम लोग भी, शायद पूरे देश के लोग, इस तरह से इसकी पेशगी होती है और लोग सर कैसे सॉल्व होगी? जो वहां के नेता है वही नहीं होने देते। सर आप बताइए कैसे सॉल्व होगी? कुछ दर्शक भी ट्विटर पर हमारे साथ जुड़े हुए लगातार, वो अपने सवाल भेज रहे हैं। एक दर्शक है किरण मेरे साथ यहाँ पर, मैं उनका सवाल जरा पूछ लेती हूँ। नजमू साकिब, आपसे उनका सवाल है। उनका ये कहना है कि आप ये बताइए, आखिर आप लोग किसके लिए इतनी पैरवी करते हैं? आप लोग को रोजगार की चिंता आतंकियों के लिए है या वहां के युवाओं के लिए है? देखिए, ये चिंता की जो, ये जनता का सवाल है, सोचकर जवाब दीजिएगा। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, सबसे पहले आपको ये समझना होगा, अरे ये मिलिटेंट के ही लोग हैं, उनके ही नाम है जो बोलते हैं। सर आऊंगे सर, वो फोन पर जुड़े, बात करेंगे तो आप करें। ठीक है, नहीं बोलिए साकिब साहब, बोलिए। आप सुन पाते हैं, नहीं हम सुन पाते हैं। बोलिए। देखिए, ये नौजवान जो मिलिटेंट आते हैं, जो बनते हैं, ये एक सोसाइटी के हिस्से हैं। ये कहीं किसी के गांव का कोई भाई होता है, किसी का मसेरा भाई, किसी का फुफेरा भाई, ये अपने आपस में रिश्तेदार हैं। ये आपस में इसके जो रिलेटिव्स है उसको जनाजा पढ़ने आएंगे। मुझे सवाल पूछने में भी सर, मुझे सवाल पूछने में भी दुख हो रहा है। देखिए, हमारा कहना सिर्फ इतना है, हमारा, आप सुनिए बात, हमारा सिर्फ कहना इतना है। सर मैं इस जवाब के लिए आपको टाइम नहीं दे सकती, मैं इस जवाब के लिए आपको टाइम नहीं दे सकती। जनाजा एक फाइनल प्रोसेस है। मैं आऊंगी आपके पास, अभी आऊंगी। मानवता की दुहाई देकर के अब सुनिए, आप सुनिए बना रहे हैं,
मैं इनको छोटी सी बात कहना चाहता हूं, बहुत हो गया आपका ये ड्रामा, बंद कीजिए। बीते 28 सालों में 70,000 आतंकवादी वारदात अकेले जम्मू कश्मीर में आपने की है, करवाई है, और उसको सपोर्ट किया है, उसको मोरल ग्राउंड आपने दिया है। और उसमें कौन लोग मारे जाते हैं? 22,000 ये आतंकवादी मारे गए, 22,143। तो वहीं 19,976 आम कश्मीरी निर्दोष नागरिक उसमें मारा गया। और 5123 हमारे सेना के जवान जो देश भर के गांव से निकल करके, वो भी किसी गरीब मां का बेटा है जो देश की रक्षा के लिए, सरहद की रक्षा के लिए, आपकी रक्षा के लिए वहां पर काम कर रहा है। और अगर इतनी ही हिम्मत है आपको, तो क्यों नहीं अपने नेता को कहते कि सुरक्षा बलों की सुरक्षा को छोड़ करके जम्मू कश्मीर में 2 दिन अपना कैंपेन करके दिखा दे। अरे शर्म करिए, मानवता के नाम पर आतंकवादियों का साथ मत दीजिए। ये आतंकवादी किसी के सगे नहीं है। ये आज दूसरी तरफ निशाना लगा रहे, कल आपकी तरफ भी निशाना हो सकता है। आतंकवादी किसी का धर्म नहीं देखता, वो किसी बूढ़े और बच्चे को नहीं देखता। ठीक है, ये मानवता की दुहाई बंद कीजिए। ऐसा है, आपको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा आतंकवाद और आतंकवाद के बीच। सुन लीजिए, नक्सलवादियों का आतंकवाद किसी धर्म से साकिब साहब सुनिए, आप फोन पर है, मैं फिर बार बार कह रही हूँ, आप भी सुनिए। आपको ये समझना पड़ेगा कश्मीर का आतंकवाद धर्म से प्रेरित है, ये मानना पड़ेगा। क्या मतलब है इसका? हमको क्या चाहिए? आजादी। आजादी का मतलब ला इलाहा इल्लल्लाह। पाकिस्तान से रिश्ता क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह। कश्मीर के मुसलमानों, हिंदुस्तान से आजादी का मतलब अल जहाद क्या है मतलब इसका? ये वहाबी सुन्नी रिलीजियस सेंटिमेंट से प्रेरित है जो अफगानिस्तान में, और आज सुनिए, अफगानिस्तान में पाकिस्तान तालिबान का जनाजा नहीं निकालने देते, वो वहां पे उनको बमबारी करते हैं। और आपकी नजर के लिए अयाज अमीर पाकिस्तान के सेनेटर हैं, पाकिस्तान के बहुत बड़े पत्रकार हैं, क्या लिखते हैं वो? जब वो अपने नॉर्थ वजीरिस्तान में बमबारी करते हैं आतंकवादियों के ऊपर, कैसे जस्टिफाई करते हैं? कहते हैं कि पाकिस्तान के सामने ऐसी चुनौती है, ऐसे आतंकवादी हैं जो हिंदुस्तान की आर्मी के साथ हिंदुस्तान में लड़ रहे थे। आप क्या समझ रहे हैं हिंदुस्तानियों का? नो लेट मी कंप्लीट। यही वजह है, आपकी वजह से कश्मीरी हिंदुओं का रेपिस्ट, मर्डर, मास मर्डर कश्मीर में खुला घूम रहा है। शर्म आनी चाहिए आपको। आप उस समाज की पैरवी कर रहे हैं, उस समाज की तरफदारी कर रहे हैं, शर्म करो। कश्मीर आतंकवाद का गढ़ बन। आपके कितने मौसेरे भाई आतंकवादी हैं? गरीब मुसलमान के बच्चे को इस्लाम के नाम पे प्रेरित करके उसको शिकार बनाते हो। आप अपनी राजनीति के लिए, आपके महबूबा मुफ्ती के कितने भाई बंधु आतंकवादी हैं? उमर अब्दुल्ला के कितने भाई बंधु आतंकवादी हैं? आप अपनी पढ़ाई, अपना करियर हिंदुस्तान के दूसरे इलाकों में करते हो और गरीब मुसलमान को बोलते हो अपना बुरहान वानी दे दो। जाकिर मूसा के साथ क्यों बातचीत होगी? जाकिर मूसा गजवातुल हिंद का लीडर है, उसको कश्मीर भी नहीं चाहिए, उसको लाल किला चाहिए। क्या वो पॉलिटिकल प्रॉब्लम है? ललित अंबरदार, शर्म कीजिए। ललित अंबरदार, आपकी बात एक बात ठीक है, नजमो साकिब 100 बात की एक बात वही बात है। देखिए, जब इस तरह की बात होती है ना, सबकी भावनाएं आ जाती हैं। बतौर एंकर हो, चाहे कोई गेस्ट हो या फिर वो दर्शक जो इस वक्त देख रहे हैं यहाँ पर, क्या आप लोगों के मन में एक बार भी नहीं आता कि आप आतंकवादियों से उन सेना की शहादत का कंपैरिजन करते हैं, आप उनकी तुलना करते हैं? देखिए, ललित जी ने अभी एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल पूछा है कश्मीरी पंडितों का। हाँ। देखिए, मैं भी ये सवाल कर रहा हूँ, ललित जी को भी ये सवाल करना चाहिए कि आखिर बीजेपी ने उन्हीं लोगों को जिन्होंने कश्मीरी पंडितों के घर जलाए, उनकी प्रॉपर्टियां डैमेज की, उनको क्यों काउंसलर बनाया, उनको क्यों सरपंच बनाया? ये सबसे पहले मेरा भी सवाल। सुनिए, अगर कोई ऐसा पूरा सुन लीजिए बीजेपी से। नंबर 1, नंबर सेकंड पॉइंट, देखिए, हेट मजहब जो है ना, ये सबसे पहले इन लोगों को जो आज अली बजरंग बली वाले हैं, जो आज गाँव रसूम को माला चढ़ाते हैं, इनको समझ सीखना चाहिए सेकुलर इंडिया में रहना कैसा है। सर, आप आज तक इन्होंने सीखा ही नहीं है। आप सवाल में कुछ पूछते हैं, आप जवाब, एक मिनट रुकिए, मैं आऊंगी आपके पास। कोई बनने वाला नहीं है, ना ही ये कोई खिलाफत बनने वाला है। नजमो साकिब, मैंने आपसे सीधा सवाल पूछा, आपको जवाब देना नहीं आया। सुनिए, लेकिन मैं आपके सवालों का जवाब दिलवाऊंगी अपने गेस्ट से जिनसे आप पूछ रहे हैं। आप सुनना सीखिए। नजमो साकिब, आप ना एक बात समझिए इस बात को कि आप जो भी कह रहे हैं, मैं फिर आपसे कह रही हूं कि दर्शक उसे सुन रहे हैं, इस देश की जनता उसे सुन रही है, कश्मीर के युवा उसे सुन रहे हैं। प्लीज भगवान के लिए उनका ध्यान रखिए जहां पर आप रह रहे हैं।
विप्लव। ये सच नहीं है, ये सच नहीं है साकिब साहब जो आप कह रहे हैं। और आपके साथ गठबंधन जो टूटा वो हमारे पिछले, जब हमने सरकार चलाई तो आपके साथ जो अनुभव रहा उन्हीं अनुभवों के कारण टूटा। आप भारत में रह करके खाते हैं, भारत का गाते हैं पाकिस्तान का, ये काम बंद कर दीजिए। आज पूरी दुनिया में राक्षस असुरों के मारे जाने पर जश्न मनाया जाता रहा है, और आप उन्हीं आज के जो आतंकवादी है, राक्षस है, आसुरी शक्ति है, उनके मरने पर मातम मनाने के लिए इकट्ठा होते हैं। ये पैसा देके जो भीड़ आप जुटा रहे हैं, ये सब बंद कर दीजिए। दिल्ली में बैठ के तो महबूबा मुफ्ती भी मलाई खाती है, दिल्ली में बैठ के तो वो भी मलाई खाती है और उन्हें पूरी कंट्री एक नजर आती है। विदेशों में जाके सब क्या क्या बयान देते हैं, चाहे उमर अब्दुल्ला हो, और फिर अभी आप देख लो निकलने वाला है। अरे सुन लीजिए, आप अभी खुलेआम टीवी पर धमकी दे रहे थे कि ये आतंकियों का जनाजा हमारा मजहबी काम है, इसको रोकेंगे तो सेना के कैंप पर हमले होंगे। और आप बात कर रहे हैं शांति की, आप बात कर रहे हैं इंसानियत की। अरे शर्म कीजिए। और आपकी जो भाषा है, आतंकियों की भाषा को उन्हीं की भाषा में सेना जवाब देगी। आज देश में एक मजबूत और निर्णायक सरकार है, हम किसी से डरने वाले नहीं है। सुनिए, आप भी सुनिए, नजमो साकिब सुनिए, आप भी सुनिए, जो लोग कह रहे हैं ओवरलैप हो रहा है सब कुछ। सुनिए, हाँ, मैं अभी सुनिए, 1 मिनट 30 सेकंड्स में दे रही हूँ ललित अंबरदार को, फिर आपके पास आऊंगी। साकिब साहब आपके पास आऊंगी, फिर मुझे के सिन्हा के पास भी जाना है, वो भी हमारे साथ बने हुए हैं। 30 साल हो गए हैं कश्मीर जहाज हिंदुस्तान को ब्लीड कर रहा है, रोज कत्ल हो रहे हैं। मैं समझता हूं कि जब हम कहते हैं कि हमने इतने आतंकवादियों को इस साल के अंदर मारा, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। जब तक आप कश्मीर जहाज का ये जो थिएटर है एलओसी के दूसरे पार नहीं ले जाएंगे, पाकिस्तान को उसी तरह से ब्लीड नहीं करेंगे जिस तरह से वो 30 साल से हमको ब्लीड कर रहा है, तो कश्मीर का कोई समाधान नहीं हो सकता। दूसरी बात, कश्मीर जहाज मिलिट्री प्रॉब्लम है, मिलिट्री रिस्पॉन्स उसको जरूर मिलना चाहिए, उसी प्रकार से जहाज को लड़ा। मुझे ये बताइए पॉलिटिकली, प्लीज पॉलिटिकली साइमल्टेनियसली कश्मीर जहाज का जो प्रॉब्लम है बिल्कुल सिर्फ कश्मीरवादी में है, जम्मू में नहीं है, लद्दाख में नहीं है। कश्मीरी हिंदू ने तो उसके लिए अपना बलिदान दिया है। अब जो ये प्लानिंग सेना ने की है, आप मुझे ये बताइए कि क्या ये उतना इजी है इसे इंप्लीमेंट करना? मैं समझता हूं कि इसका जो आधार है वो गलत है, क्योंकि मैं किसी भी आतंकवादी का, किसी भी जो इस्लामिक स्कॉलर्स हैं वो खुद कहते हैं कि आतंकवादी जो मजहब के नाम पे, इस्लाम के नाम पे अपने आप को हिंदुस्तान के खिलाफ खड़ा कर रहा है, उसको तो इस्लामी अपने आप को मुसलमान बोलने का तो अधिकार भी नहीं है। भूल जाइए, कई मौलानाओं ने, मैं रिपीट करता हूं, कई मौलानाओं ने रेजोल्यूशन पास किए हैं, किसी भी जिहादी को जो मारा जाएगा हिंदुस्तान के साथ लड़ते लड़ते, हिंदुस्तान की सरजमीन पे उसको 1 इंच कब्र बनाने के लिए, उसको दफनाने के लिए नहीं दी जाएगी। इन जिहादियों को, इनको कहीं समंदर में फेंक देना चाहिए। विदेशों में तो मुस्लिम धर्मगुरुओं ने साफ तौर पर इनकार कर दिया कि कब्र के लिए भी जगह नहीं दी जाएगी। शायद ये, मुझे लगता है कि ये साकिब साहब को समझ नहीं आता या उन्हें इस बारे में कोई जानकारी नहीं। मैं आऊंगी आपके पास, आप बने रहिएगा हमारे साथ। के सिन्हा सर, क्या ये लगता है आपको, जैसा कि अभी ललित जी भी कह रहे थे, कि अगर सुरक्षा बल ये करते हैं कि जहां पर मुठभेड़ के दौरान आतंकी मारा जाएगा वहां पर उसे दफन कर दिया जाए, तो क्या हालात उससे नहीं बिगड़ेंगे? इस बात की गारंटी कैसे ली जाएगी, कैसे इसकी स्ट्रेटेजी बनाई जाएगी? देखिए, इसको समझना आपको जरूरी होगा। एक स्टैंडिंग ऑपरेशन प्रोसीजर है, एसओपी कहते हैं, और ये पूरे देशों में, ये केवल इंडिया में नहीं, जहां पे भी मिलिटेंसी चलती है, जहां भी टेररिज्म चलता है, वहां ये उसका हिस्सा है। और ये बहुत बड़ी बात नहीं है, ये हरदम सेना की तरफ से, सैन्य बलों की तरफ से ये स्ट्रैटेजी रही है। मगर हमारे यहाँ लीपने पोतने की, नैरेटिव बनाने की और लोगों को आवाज उठाने की, और ये केवल, और उसके कारण हम उसकी भुगतभोगी हैं, पूरा देश भुगतभोगी है। आप बताइए, 4 डिस्ट्रिक्ट में आज मिलिटेंसी सिमट के रह गई है, और उसके कारण पूरा इंडिया सीज हो चुका है, और हम क्या बातें करते हैं। हम इसमें सर, लेकिन पत्थरबाजों को तो हम रोक नहीं पा रहे हैं सर, पत्थरबाजों को हम रोक नहीं पा, एक मिनट, 1 सेकंड ललित, मैं आपको समय दूंगी। हम पत्थरबाजों को रोक नहीं पाते हैं, कितनी भी कोशिश सुरक्षा बल कर ले जनाजे में जाने से। सर, लेकिन क्या ये चुनौती नहीं होगा अगर वहां पर, अगर हमने देखा है भीड़ का गुस्सा भी देखा है हमने, और कैसे हमारी सेना को इसका सामना करना पड़ा वो भी हमने देखा है। तो आप भीड़ लगने देंगी ना? किसने बोला आपको कि एमनेस्टी दीजिए? हम तो कहते हैं कि ये पत्थरबाज एक्सटेंडेड आर्म है मिलिटेंट के। हमारा मानना है, सेना का मानना है, वो ज्यादा डेंजरस हैं, वो ज्यादा डेंजरस हैं एक मिलिटेंट के। तो आपकी जो नीति है, आप जब बदलेंगे, आपने कितना शुरू किया था? पहले थे 100 की संख्या में, 10,000 को आपने एमनेस्टी दे दी, उसके अंदर में चार्जशीटेड है।
आप केवल अपनी नीति को बदले, नैरेटिव को बदले और देखिए मिलिटेंसी को मैं नहीं कहता कि आप 2-3 सालों के अंदर में इसको खत्म कर सकते हैं। ये जो प्रॉक्सी वॉर है, जो हाइब्रिड वॉर चला रहा है पाकिस्तान, इसको पूरी तरह से ध्वस्त कर सकते हैं। सर फिर अभी मीटिंग की जरूरत क्यों पड़ी? सर फिर अभी जो मीटिंग हुई है सेना बीएसएफ की, उसकी जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि ये कहा जा रहा है जो नेटवर्किंग है वो फिर से उतनी मजबूत होती जा रही है। अभी 10 दिन पहले की बात है। जी हां, आप एकदम सही कह रही हैं। हाँ। देखिए पाकिस्तान को यह पता चल चुका है वो कि हम आतंकवादी नहीं भेज सकते, तो वो इंडिजिनस आतंकवादी पैदा करना चाहता है और वो एक नैरेटिव पैदा किया है, K2 प्लान कहते हैं। कश्मीर और 30 सेकंड प्लीज, बहुत कम लगता है। पूरे सम्मान के साथ मैं अपील करना चाहता हूं सुरक्षा विशेषज्ञों के साथ। 30 साल से कश्मीर जहाज चल रहा है, 30 साल से हमारे फौजी वहां शहादत दे रहे हैं। 5000 साल पुरानी संस्कृति कश्मीरी हिंदुओं का वहां पे जेनोसाइड हुआ, अभी भी हम समझ नहीं पा रहे हैं प्रॉब्लम क्या है। जिन 4 डिस्ट्रिक्ट की बात कर रहे हैं सर, 10 साल पहले वहां पे एक आतंकवादी नहीं बचा था, सब खत्म कर दिए गए थे, फिर दोबारा वहां पे बढ़ गया है। ये जहर जो है इसको पूरी कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से इसको करना पड़ेगा। इस बात को रखना चाहता हूँ। देखिए आज मोदी सरकार सबका साथ सबका विकास जरूर कहती है, लेकिन उस सब में आतंकवादी शामिल नहीं है। ऐसी किसी भी हरकत को बर्दाश्त नहीं किया। ठीक है, सुन लीजिए साकिब साहब, अब आपके आगे है कि क्या देने वाले हैं अपनी आवाम को। वहां पर युवा आपकी तरफ देख रहे हैं हर किसी मुद्दे को लेकर। वहां पर इस चर्चा में शामिल होने का बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। चलिए इस चर्चा में फिलहाल इतना ही।